नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलकत्ता के विषय में और इसके साथ साथ धीरे धीरे करके हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि कलकत्ता का नाम हम लोग सुनते हैं और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनी यह बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन कलकत्ता को बनाने के पीछे किस व्यक्ति का योगदान था यह हम आज तक नहीं जान पाए हैं और ना ही इतिहास की पुस्तकों में इसको नाम दिया जाता है। तो हम लोग इतिहास की कुछ अनसीन स्टोरीज लेकर आपके सामने आने वाले हैं और आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं आपके पास कलकत्ता शहर। तो आइए बात करते हैं कि यह जो कलकत्ता शहर है आपका, यह जो कलकत्ता शहर है आपका दोस्तों, यह बेसिकली स्टार्टिंग इसकी कहां से होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कलकत्ता शहर कैसे बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों कि 1633 में 8 अंग्रेजों का एक जहाजी बेड़ा भेजा जाता है बंगाल की ओर कि जाइए भाई, बंगाल में जाइए और वहां भी कुछ संभावनाएं खोजिए। तो इस प्रकार से जब 1633 ईस्वी में यह बेड़ा चलेगा तो रास्ते में पड़ेगा आपका उड़ीसा। तो यह लोग उड़ीसा में रुकेंगे, कटक में रुकेंगे और कटक में रुकने के बाद वहां पर भी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1633 ईस्वी में हरिहरपुर और बालेश्वर नामक स्थान पर, या उसी का नाम आज आप बालेसर जानते हैं, तो बालेसर में फैक्ट्री की स्थापना की जाती है दोस्तों। अब देखेंगे कि इन 8 जहाजी जो बेड़े थे और इसके साथ साथ कटक क्षेत्र में कौन सा शासक रह रहा था या कौन सा सूबेदार रह रहा था। तो दोस्तों, कटक क्षेत्र में जो मुगल सूबेदार था वो था आगा मोहम्मद जमा, और जो व्यापारी वर्ग था, ये जो 8 अंग्रेज आए हुए थे, तो ये लोग, इनका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था राल्फ कार्टराइट। क्या नाम था दोस्तों? राल्फ कार्टराइट नाम था। तो यही नेतृत्व कर रहा था, पूरा का पूरा लीड कर रहा था, और इसी ने मोहम्मद जमा से परमिशन ले ली थी कि भाई हमें परमिशन दे दीजिए और हम आपके एरिया में एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 1633 ईस्वी में बालेसर की फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, आप उड़ीसा में जाएंगे, उड़ीसा के तट पर देखेंगे तो सबसे उत्तरी भाग में एक स्थान मिलता है जिसे आप बालेश्वर कहते हैं, और ये वही बालेश्वर है आपका। अब देखिए कि बात आती है 1636 की। सबसे पहले बात करेंगे कि जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी, और शाहजहां उस समय मुगल सम्राट था या कहें कि मुगल शासक था। तो उस समय 1636 में होता क्या है कि जहां आरा की स्किन जल जाती है किसी चीज से। तो जब स्किन जल जाती है, असूद खां से कहता है कि भाई ऐसा करिए, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने के लिए एक सर्जन बुलाइए, अंग्रेजों को बुलाइए, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स अच्छी हैं। आप जानते हैं कि यदि मुगलों के समय में जाने तो वैद्य कार्य कर रहे थे, और हो सकता है कि वैद्य एक उचित इलाज ना दे पाए रहे हों। तो शाहजहां कहता है असूद खां से कि भाई आप बुलाइए किसी न किसी व्यक्ति को। तो असूद खां सूरत, उस समय आपका पता है सूरत में जो फैक्ट्री खोली गई थी वो 1613 ईस्वी में खोली गई थी। तो 1613 ईस्वी में चूंकि फैक्ट्री खुल चुकी थी तो वहां अंग्रेज भी रह रहे थे और वो हेडक्वार्टर बनाए हुए थे अपना। तो सूरत में इसने एक लेटर भेजा और इसके बाद कहा कि आप एक डॉक्टर भेजिए। तो सूरत के जो अंग्रेज अधिकारी रहे तो उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि हम शाहजहां से कुछ परमिशन प्राप्त कर लें और हम लोग बंगाल की ओर अच्छे तरीके से अधिकार कर लें और बंगाल में फैक्ट्रियों की स्थापना भी कर दें। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि बंगाल में कैसे कैसे करके अब अंग्रेज कदम बढ़ाएंगे। तो यह सूरत का जो भी मुख्यालय रहेगा, तो यहाँ से अंग्रेज लोग एक अंग्रेजी सर्जन को भेजते हैं। उनका नाम था गैब्रियल बाइडन। पूरे के पूरे इतिहास में आपको गैब्रियल बाइडन का नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये गैब्रियल बाइडन ही सबसे ज्यादा रोल अदा करेंगे कलकत्ता के स्थापित होने में और इसके साथ साथ वहां की फैक्ट्रियों की स्थापना में। तो दोस्तों, ये गैब्रियल बाइडन जो थे, ये होपवेल नामक एक शिप था अंग्रेजों का और उसके सर्जन थे। आप जानते हैं कि हर एक जहाज में एक सर्जन होता है, तो सर्जन वहां पर ट्रीटमेंट करने का काम करता है। तो ये गैब्रियल बाइडन जाता है और शाहजहां की पुत्री का इलाज करता है। शाहजहां की पुत्री का नाम जहां आरा था और उसको डांसिंग वुमेन भी कहा जाता है दोस्तों। तो जहां आरा का इलाज करता है और जहां आरा ठीक हो जाती है।
अब जब जहां आरा ठीक हो जाएगी तो शाहजहां चूंकि एक मुगल राजा था, मुगल सम्राट था, मुगल शासक था, मुगल बादशाह था, उसने कहा कि भाई मांगो क्या मांगते हो, आप तो एक व्यापारी हो छोटे से और मैं दिल खोल के आपको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मेरी पुत्री को ठीक किया है और आपने मेरी पुत्री का इलाज किया है। तो अब देखिए कि शाहजहां इसको जिस तरह से ऑफर देता है यह स्वीकार कर लेता है, परंतु देखिए इसके मन में एक भी लालच नहीं था कि मैं अपने लिए लाभ ले लूं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा कि जब यहां से सूरत से इसे भेजा गया रहा होगा तो निश्चित तौर पर यह कहा गया रहा होगा कि भाई जाओ और शाहजहां को किसी भी तरीके से खुश कर लेना और परमिशन ले लेना उससे। तो भाई यहां से गैब्रियल बाइडेन चूंकि लालची नहीं था, इसलिए उसने मांगा कि भाई कंपनी के लिए कुछ चीजें मुझे प्रदान कीजिए, मैं अपने लिए ये चीजें नहीं चाहता हूं। अब शाहजहां ने कहा कि आप ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं एक मुगल सम्राट हूं। अब देखिए कि यहां से इसकी शर्तें क्या थी, शर्तें क्या रखी थी इसने शाहजहां के सामने। पहली बात थी कि कंपनी के बंगाल में फ्री ऑफ ऑल ड्यूटी ट्रेड के परमिशन मिल जाए, यानी कोई भी टैक्स न देना पड़े और बंगाल में हम लोग कंपनी की स्थापना कर दें। यह दूसरी पॉइंट कही थी इसने। तो दो परमिशन हो गई, एक तो अंग्रेजों को टैक्स ना देना पड़े और दूसरा कि वहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना भी हो जाए, तो ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ फैक्ट्री लगने से वहां चीजों का स्टोरेज भी होने लगेगा और वहां कुछ प्रोडक्शन भी होने लगेगा। तो यहां से देखिए दोस्तों, इस गैब्रियल बाइडेन की जो परमिशन प्राप्त होती है यही कलकत्ता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर ये परमिशन नहीं प्राप्त करता तो यहां से रणनीतियां बंद हो जाती, अंग्रेज बंगाल पर हो सकता है कि बहुत देर में पहुंचते, लेकिन इसने रोल अदा किया। इसके बाद यह कुछ समय के लिए बंगाल घूमने भी गया और बाकायदे पैसा जो दिया गया था घूमने का वह शाहजहां द्वारा दिया गया था, अरेंज करवाया गया था और पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। इसका बहुत ज्यादा स्वागत किया गया था कि जाओ आप कहीं भी टहल सकते हो, मेरे पूरे के पूरे राज्य में आप कहीं भी टहलिए। मतलब है कि मुगल साम्राज्य जो था उसमें आप यात्रा कर सकते हैं कहीं भी, और स्पॉन्सर्ड की जाएगी शाहजहां द्वारा। तो इस तरीके से यह यात्रा करता है और यात्रा करने के बाद यह पुनः इंग्लैंड लौट जाता है। दोस्तों जब ये इंग्लैंड लौटता है तो वहां पर यह डायरेक्टर से बताता है कि भाई यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हैं और शाहजहां ने हमें परमिशन दे दी है और हम लोग फैक्ट्री खोलें। तो डायरेक्टर्स अब वहां से निर्देश भेजेंगे कि भाई अब फैक्ट्री की स्थापना का कार्य आप लोग चालू कीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों कि बाइडेन आता है 1640 ईस्वी में, वापस फिर से आएगा और इसके बाद जाएगा बंगाल। और बंगाल किस लिए जाएगा? शाह शुजा के पास जाएगा, क्योंकि शाह शुजा उस समय मुगल सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बंगाल का सूबेदार था। और बंगाल के सूबे के अंतर्गत ही बिहार और उड़ीसा भी आते थे। तो यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का मिलाकर सूबेदार था, वो था आपका शाह शुजा। तो शाह शुजा के पास भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही मुगल सम्राट ने उसको परमिशन दे दी थी, लेकिन उस एरिया के पर्टिकुलर व्यक्ति ने, पर्टिकुलर सूबेदार ने परमिशन नहीं दी थी। तो शाह शुजा के पास जाएगा और शाह शुजा से परमिशन प्राप्त करेगा। अब देखिए कि इसी प्रकार से 1651 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी कलकत्ता में। कलकत्ता की प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री लगी थी हुगली में 1651 ईस्वी में। दोस्तों हुगली कहाँ है? हुगली जिला है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। हुगली नदी के तट पर पड़ता है यह जिला। तो हुगली में पहली बार फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। अब देखिए कि 1656 का दौर आएगा और उस दौरान ये लोग निशान प्राप्त करेंगे, और निशान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में भी बाइडेन था। बाइडेन ने ही निशान प्राप्त किया था। आप देखेंगे कि बाइडेन ही एक रोल अदा कर रहा है पूरे के पूरे इस कलकत्ता को स्थापित करने में। तो बाइडेन ने ही शाह शुजा से अपना एक लेटर प्राप्त किया। एक लेटर होता है निशान, एक अधिकार पत्र होता है कि अब आप इस क्षेत्र में ये चीजें कर सकेंगे। तो देखिए लेटर में था क्या, इस निशान में था क्या कि हर साल कंपनी बतौर पेशकश 3000 रुपए देगी। 3000 रुपए देने वाली थी पेशकश के तौर पर, टैक्स नहीं भर रही थी, पेश कर रही थी कि हम लोग दे देंगे 3000 रुपया आपको दे दिया करेंगे और आप हमें क्या क्या दीजिए उस प्रांत में, इसके अलावा कुछ भी मांगने का अधिकार सरकार के पास ना होगा। यानी अब कोई भी प्रकार का टैक्स उसके ऊपर लागू ना हो।
तो इस प्रकार से निशान में ये शर्तें रखी गई थी और शाह शुजा ने उसे मंजूर कर दिया था। और यहाँ से फिर देखिए कि 1657 ईस्वी में कासिम बाजार फैक्ट्री की स्थापना हो जाएगी। कासिम बाजार फैक्ट्री भी आपकी बंगाल में पड़ती है। तो इस तरीके से 1657 में फैक्ट्री स्थापित हो गई। अब इसके बाद 1668 में ढाका में भी एक फैक्ट्री बनाई जाएगी और ढाका आपका बांग्लादेश में पड़ रहा है, आधुनिक बांग्लादेश में, लेकिन उससे पहले वह जुड़ा हुआ था बंगाल के साथ। तो बंगाल का विभाजन भी आप लोग जानते हैं, तो बंगाल विभाजित तब जाकर हुआ था और उसके पहले तक ढाका आपका जुड़ा हुआ था। पश्चिम बांग्लादेश भी आपका पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था दोस्तों। अब देखिए कि दौर आता है 1685 का और 1685 के दौर में बंगाल का सूबेदार बन जाता है शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां देखिए शुरुआती दौर में ये परमिशन जो इसको मिली थी इन कंपनी के लोगों को, वो कंपनी के लोगों को चूंकि कंपनी छोटी थी इसलिए वो परमिशन उन्होंने दे दी, प्राप्त कर ली थी। भाई आप देखते हैं कि जब देखता है कोई राजा कि कंपनी छोटी सी है तो ले लो परमिशन, लेकिन कंपनी बड़ी हो गई, लाभ उसे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर राजा के मन में, किसी शासक के मन में, किसी सूबेदार के मन में लालच तो आने वाला ही है। तो इसी क्रम में अब अंग्रेजी कंपनी पर टैक्सेशन लगाने स्टार्ट हो जाएंगे और जो पहला टैक्सेशन लगाने का प्रयास करेगा वो शाइस्ता खां करने वाला है दोस्तों। तो शाइस्ता खां चूंकि बंगाल का सूबेदार 1685 में था, तो अब देखिए कि इसने कंपनी से क्या मांगा। इसने कंपनी से कहा कि 3.5% आप टैक्स दो, चुंगी दो हमें, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो तो चुंगी दोगे हमें कितनी, 3.5% की। यानी अगर आप 100 रुपए की सामान लाने वाले हो तो उस पर 3.5% यानी 3.5 रुपया आप हमें दे दीजिए। तो इस 3.5% की चुंगी तलब कर दी थी उसने। और क्या किया था, उस समय कंपनी का जो एजेंट था वो जॉर्ज चारनॉक था दोस्तों। कंपनी ने सबसे पहले एजेंट स्थापित किए थे। एजेंट एक ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्हें पर्टिकुलर फैक्ट्री के पूरे नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता था और इसके साथ साथ जो भी वर्कर्स वहां पर कार्य कर रहे होंगे उनके भी नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता था। तो वो एजेंट होते थे मेरे दोस्तों। अब देखिए कि यह एजेंट था जॉर्ज चारनॉक। अब इसके बाद हम अगले क्रम में आते हैं, 1688 का दौर आता है और अंग्रेजी कंपनियों के ऊपर जब टैक्सेशन इम्पोज हो रहा होता है तो अंग्रेजी लोग का एक जहाजी बेड़ा आता है, इंग्लैंड से आता है और इसके बाद वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही तटों पर भारत के उत्पात मचाता है और उत्पात मचाने के साथ साथ जो तटवर्ती लोग रहते हैं उनको लूटने का काम करता है। तो अब देखिए कि यह दौर है 1688 का और 1688 में आपका उस समय औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब शासन कर रहा था मुगल सल्तनत में। तो जब ये बातें औरंगजेब को पता चलेंगी तो औरंगजेब बहुत गुस्सा हो जाता है और अंग्रेजों पर वो प्रतिबंध लगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। अब देखिए कि होगा क्या कि ये लोग अरब सागर में उत्पात मचाए हुए हैं। तो सबसे पहले सूरत की जो भी फैक्ट्री थी आपकी 1613 में स्थापित, वहां पर जो अंग्रेज रह रहे थे उनको कर दिया गया था कैद, और कैद करके उन्हें रस्सों में बांधकर या कहें कि उन्हें जंजीरों में बांधकर घुमाया गया था पूरे के पूरे सूरत शहर में। और अंग्रेजों की वो दुर्दशा की थी औरंगजेब ने कि अंग्रेजों को अपने हाल याद आ गए थे दोस्तों कि हाँ हम किससे टक्कर ले रहे हैं। चूंकि वो एक मुगल सम्राट था तो वो अंग्रेजों को प्रभावित करने में भी सक्षम था और औरंगजेब की कट्टरता भी इतनी थी कि वो किसी दूसरे धर्म के लोग जो उसके एरिया में उत्पात मचा रहे हैं उनको किस प्रकार से वो बख्शता। तो इसलिए उसने अंग्रेजों को इस तरीके से प्रभावित कर दिया और अंग्रेजों की एक बदहाल स्थिति कर दी दोस्तों। अब जब अंग्रेजों को ऐसा लगेगा कि लगता है हम लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इस परिस्थिति में दो अंग्रेज जाते हैं और औरंगजेब से क्षमा याचना करते हैं दोस्तों और कहते हैं कि ऐसा करिए, हमसे जुर्माने के रूप में, हर्जाने के रूप में आप 2.5 लाख रुपया ले लीजिए और 2.5 लाख रुपया लेके हमारी जो पुरानी कंडीशंस थी उन्हें बहाल कर दीजिए। हमारे जिस सूरत केंद्र में आपने कब्जा करके रखा है उसको आप यहाँ से बहाल कर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार की परमिशन मांगना चाहते थे और परमिशन क्या, वो लोग रिक्वेस्ट करना चाहते थे क्योंकि वो स्वयं ही सहमे हुए थे। उनके पास स्वयं ही बोलने के लिए मुंह नहीं था क्योंकि उत्पात मचाने वाले भी अंग्रेज ही थे दोस्तों। तो अब यहाँ से औरंगजेब ने यह कंडीशन 1690 ईस्वी में बहाल की थी।
कि आप जाइए और पूर्व की तरह आप सूरत केंद्र में ट्रेड करिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक यह बातें हो जाती हैं। अब आगे बात करेंगे कि इस प्रकार से फिर धीरे धीरे करके जब इन्हें कंडीशंस प्राप्त हो जाएंगी, परमिशंस प्राप्त हो जाएंगी, अधिकार प्राप्त हो जाएंगे फिर से, और एक ढर्रे में चली आएगी गाड़ी, तो फिर ये लोग 24 अगस्त, दोस्तों यह डेट नोट कर लीजिएगा आप, 24 अगस्त 1690 ईस्वी को सूतानती गांव में फैक्ट्री खोली गई थी। फैक्ट्री खोली गई और यह फैक्ट्री खोलने का काम किया था जॉब चारनॉक ने। किसने किया था दोस्तों? जॉब चारनॉक ने किया था मेरे दोस्तों। तो यहां से समझ में आया कि यह जो सूतानती गांव था मेनली यही शुरुआती दौर में कलकत्ता था दोस्तों, कलकत्ता। अब दो चीजें आप समझेंगे कि कलकत्ता जो आधुनिक कोलकाता कहा जाता है उसका पूर्व नाम कलकत्ता था, CULCUTTA। अब इसका नाम क्या है? कोलकाता है दोस्तों, कोलकाता। ये चीज भी आप जानकर रखिएगा। तो सूतानती गांव ही पुराना कलकत्ता था और उसमें 2 विलेज जोड़कर बाद में परमिशन अजीमुस्तान से जब प्राप्त हो जाती हैं तो फिर चल के एक पूरा का पूरा बड़ा सा कलकत्ता स्थापित होगा। लेकिन दोस्तों यह जो डेट है 24 अगस्त 1690 दोस्तों, यही कलकत्ता का स्थापना दिवस माना जाता है। यानी यही डेट है जहां कलकत्ता की स्थापना हुई दोस्तों। कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप कहेंगे 1690 में हुई थी दोस्तों। बंगाल हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर यह बदल दिया गया था। इससे पहले तक इसे 86 माना जाता था, लेकिन इसके बाद इसे 1690 कर दिया गया था और 1690 को ही कलकत्ता का स्थापना वर्ष माना जाता है दोस्तों। और संस्थापक कौन रहेंगे? तो संस्थापक आपके जॉब चारनॉक रहेंगे। तो यहां से एक बात निकलकर सामने आई कि कलकत्ता के संस्थापक आपके जॉब चारनॉक ही थे दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आगे कलकत्ता के आने वाले जो भी पार्ट होंगे, जो भी अनसीन स्टोरीज हैं, जो छुपी हुई स्टोरीज हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे और आपके लिए एक बेहतर अध्ययन लाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप योग इंस्टीट्यूट चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए इतिहास के वो सेगमेंट जो आपने कभी छुए नहीं हैं और उन्हें छूने का प्रयास भी नहीं किया आपने। तो इसलिए आप योग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहते हुए उन सभी सेगमेंट से परिचित होने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।